दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ चुकी थी। पूरे चौक के घरों के बाहर रातों में अलाव जलना काफी मामूली सी बात हो गई थी। सभी शॉल, स्वेटर, मफलर और कान टोपियों को पहनकर गर्म कपड़ों में रहते। कविता जी के बेटे सागर की हाल में ही नई नई शादी हुई थी और बहू का नाम होता है माया। माया रूप, रंग और चाल चलन में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही घरवाले देखते हैं बहू तो ठंड में भी हर 1 घंटे बाद आइसक्रीम पे आइसक्रीम गटके जा रही है। आय हाय, आय हाय, आइसक्रीम! ये ठंड का मौसम और ये बर्फीली हवाएं, और क्या चाहिए लाइफ में। तभी वहां ससुर ब्रिजेश आते हैं। अरे माया बहू, यहाँ हम सबकी ठंड में कुल्फी जमी हुई है और तुम यहाँ पर ये अंग्रेजी कुल्फी यानी कि आइसक्रीम खा रही हो। अरे दांत सुन्न पड़ जाएंगे। हिम्मत तो देखो इस लड़के की है। अरे माया बहू, तू क्या बौर आ गई है? इतनी ठंड में भी कोई ठंडी चीज खाया जाता है क्या? अरे ऐसे मौसम में बेहिसाब आइसक्रीम खाएगी तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। कल मुही कहीं की। सागर बेटवा, जरा समझा अपनी धर्म पत्नी को। हाँ। माया, व्हाट इज दिस? सुबह से तुमने 5 आइसक्रीम के फैमिली पैक वाले डिब्बे खत्म कर दिए हैं। अभी तक तो दोपहर के 12 भी नहीं बजे। सागर, माँ जी, पापा जी, भगवान ने मुझे आप सबसे अलग और हटके बनाया है। बोलो तो #यूनिक। और इसीलिए आइसक्रीम खाना मुझे बहुत पसंद है, और विंटर सीजन में तो और भी ज्यादा। आहा, आइसक्रीम! आई लव यू माय डियर क्यूट आइसक्रीम। माया के ये बर्ताव को देखकर सागर, कविता और ब्रिजेश अपना सर पकड़ लेते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, ठंड का कहर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन माया आइसक्रीम खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, बल्कि वो दिन ब दिन हाथ में आइसक्रीम पकड़े ही सबके सामने चट कर जाया करती थी। वो दिन भर पानी की तरह आइसक्रीम खाती है। रात में डिनर के समय जब सभी डाइनिंग टेबल पर एकत्रित होते हैं, तभी तीनों भी खाना खाते हैं, लेकिन माया तो तरह तरह की आइसक्रीम खाने लग जाती है। कितनी यम्मी है ये आइसक्रीम! बटरस्कॉच! बटरस्कॉच फ्लेवर तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तुम्हें पता है सागर, बाजार में एक नए फ्लेवर वाली आइसक्रीम आई है जिसमें गुलाब जामुन भी मिक्स्ड है। कितना अमेजिंग कॉम्बो है ना। मैं तो उस आइसक्रीम को ना मतलब खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ यार। अरे पागल, एकदम पगला गई है क्या करमजनी? इतनी मात्रा में आइसक्रीम खाएगी तो पूरी आइसक्रीम फेफड़ों में जम जाएगी, बेवकूफ कहीं की। और नहीं तो क्या, तुम्हारी तबीयत बुरी तरह बिगड़ जाएगी। क्या तुम वही चाहती हो क्या? माया, अब तो हमारी बात मान लो। लोग ठंड के मौसम में अक्सर गर्म खाद्य पदार्थ खाते हैं, पर तुम्हारे दांत पता नहीं कौन से लोखंड से बने हुए हैं जो तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होता, उल्टा मजा आता है। और आइसक्रीम की जगह अगर कोई हेल्दी आइटम होता तो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन आइसक्रीम आइसक्रीम कितनी अनहेल्दी होती है, तुम्हें पता नहीं है क्या माया? ओफो सागर, आइसक्रीम में दूध, अंडे, मक्खन होते हैं, और मैं तो ज्यादातर फ्रूट्स वाली आइसक्रीम ही खाती हूँ। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, मैंगो, गुआवा, चीकू और बहुत सारे फलों की आइसक्रीम। वो सब तो न्यूट्रिशियस ही होते हैं ना, उनमें क्या बुराई है? बोलो बोलो। माया के इस अजीबो गरीब नॉन स्टॉप आइसक्रीम खाने की आदत से अब घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। कविता को लगता है कि ब्रिजेश जी सुनिए, मुझे तो ऐसा व्यतीत हो रहा है कि माया बहू के अंदर किसी आइसक्रीम की दीवानी चुड़ैल की आत्मा घुस गई है। अरे एक इंसान इतनी कपकपाती हुई ठंड में ऐसे बिना रुके आइसक्रीम है, आइसक्रीम पे आइसक्रीम कैसे खा सकता है? देखिए, हो न हो यही माजरा है। हमें हमें तांत्रिक को बुलाना होगा। हाँ कविता, तुम एकदम सही कह रही हो। रुको, नटवरलाल की पहचान का एक भूत और चुड़ैलों को भगाने वाला तांत्रिक है, उससे फोन मिलाता हूं अभी। ब्रिजेश उसकी बात मान लेता है और अपने दोस्त नटवर लाल के पहचान के तांत्रिक को बुलाता है और माया को बांधकर उस पर झाड़ फूक करते हुए कहता है, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, ए दुष्ट आइसक्रीम खाने वाली चुड़ैल, निकल जा मेरी मासूम सी बच्ची के शरीर से। इसे मार डालना चाहती है क्या?
आइसक्रीम खा खा कर। निकल जा इसके शरीर से बुरी चुड़ैल। अब मुझे छोड़िए माँ जी। पापा जी, ये क्या नौटंकी चल रही है? मेरे अंदर किसी चुड़ैल ने प्रवेश नहीं किया है। मुझे खुद ही आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। प्लीज मुझे छोड़िए। डरो मत माया बिटिया, आज तो मैं तुम्हें उस आइसक्रीम की दीवानी चुड़ैल से छुटकारा दिला कर ही रहूंगा, वरना यूं ही तुम्हारे शरीर में रहकर वो आइसक्रीम खाती रहेगी और तुम्हें मार डालेगी। हाँ माया बहू, तू बस शांत रहे और तांत्रिक बाबा जो कह रहे हैं उसे सुन ठीक से। हाँ माँ जी, मैं कह रही हूँ ना कि मुझ में किसी चुड़ैल का वास नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आप समझ क्यों नहीं रही हैं? बहरी या अक्ल से अंधी हो गई है क्या आप? तभी वहां पर सागर आता है और माया को यूं देखकर घबरा जाता है। वो फौरन माया को रस्सी से छुड़ाता है, उसके हाथ खोलता है और उसे अपने गले से लगाता है। माँ, पापा, ये सब क्या तमाशा चल रहा है? माना कि माया आइसक्रीम के पीछे पागल है, लेकिन इस बात को भी आप लोगों ने अपने अंधविश्वास से जोड़ दिया। मतलब हद होती है। सागर उस तांत्रिक को भगा देता है। दिन ब दिन ठंड और भी ज्यादा होने लगती है, पर फिर भी माया आइसक्रीम खाने की अपनी बुरी हरकत से बाज नहीं आती है। इन सब से तंग आकर कविता, ब्रिजेश और सागर फ्रिज को ही बेचने का फैसला ले लेते हैं। और जब माया बाजार से ढेर सारी आइसक्रीम लाती है, तभी फ्रिज को गायब देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या? फ्रिज कहाँ गायब हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थी फ्रिज। हमने फ्रिज बेच दिया क्योंकि तुम ऐसे तो हमारी बात मान नहीं रही। इसलिए अब जब आइसक्रीम की जड़ यानी कि फ्रिज नहीं रहेगा, तब तो तुम अपने आप अपनी आइसक्रीम खाने की आदत से छुटकारा पा लोगी। देखना तुम। हाँ माया बहू, किसी भी चीज को खाने की या करने की एक हद होती है। हद से बढ़कर करोगी तो नतीजा बुरा होगा। ये सब देखकर और सुनकर माया का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है। आप सबने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। पाप किया है आप सबने, पाप। आप लोगों को क्या लगा फ्रिज को हटा देंगे तो ये रोनी सूरत बनाकर चुपचाप एक कोना पकड़कर बैठ जाएगी? तो कान खोल के सुन लीजिए आप तीनों। मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी और वो भी ज्यादा खाऊंगी, घर में नहीं तो बाहर जाकर, लेकिन मैं तो खाऊंगी ही। और हाँ, मैं चाहे एक आइसक्रीम खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, ठंड में खाऊं, गर्मी में खाऊं, बरसात में खाऊं, घर में खाऊं, बाहर खाऊं, जितनी चाहे जहां खाऊं, आपको क्या? एटीट्यूड दिखाकर माया वहां से चली जाती है और अब वो बाहर जाकर आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने लगती है। हेलो, मुझे 2 बिग स्कूप्स बटर स्कॉच, 3 मैंगो फ्लेवर, 2 चॉकलेट, 2 वनीला और हाँ 4 कप्स वो नई गुलाब जामुन फ्लेवर्ड आइसक्रीम। हाँ, मैं टेबल नंबर 3 पर बैठी हूँ। ऑर्डर 5 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए, वरना तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर की कंप्लेन कर दूंगी मैं। मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म हो चुका है। मुझे फटाफट से ठंडी ठंडी आइसक्रीम दे दो। अरे वाह वाह। ओके मैम, थैंक यू मैम। आप हमारे यहाँ आई। ठंड के मौसम में तो हमारा बिजनेस पूरा ठप पड़ चुका है, लेकिन इस दुनिया में इतनी भयंकर ठंड में भी आइसक्रीम के फैंस होते हैं। ये हमें आज पता चला। आप बैठिए, हम अभी आपका ऑर्डर सर्व करते हैं। माया एक ही बार में ढेर सारी अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम्स को खा जाती है और तब जाकर उसे राहत मिलती है। एक तरफ जहां लोग ठंड से बचने के लिए चाय के स्टॉल्स पर जाकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हैं, तो वहीं माया मैडम खुलेआम चौक में दोनों हाथ में आइसक्रीम पकड़कर खाते हुए जाती है। ये सब देखकर सभी आसपास वाले भौचक्का रह जाते हैं। एक दिन माया की तबीयत इतनी बुरी तरह बिगड़ जाती है कि वो बिस्तर ही पकड़ लेती है। उसे गंभीर सर्दी जुकाम हो जाता है और उसका हाल बेहाल हो जाता है। आइसक्रीम को नॉन स्टॉप कंज्यूम करने के कारण इनकी बॉडी का फैट और शुगर बढ़ चुका है, और तो और इन्हें बहुत सर्दी जुकाम भी हुआ है। ये मैंने कुछ दवाइयां लिख कर दी हैं, इन्हें लीजिए और प्लीज अब आइसक्रीम को खाना बंद कर दीजिए। हाँ डॉक्टर जी, मैं बोरा गई थी, जो सबकी बात नहीं सुन रही थी। आज मुझे समझ आ गया कि किसी भी चीज को हद से ज्यादा खाओगे तो फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। मैं वादा करती हूँ अपने आप से और पूरे परिवार से कि मैं आज के बाद कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी।
और इस तरह उस दिन के बाद माया ने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई और वो जब जब आइसक्रीम को देखती तब तब उसे अपने भयानक सर्दी जुकाम वाले दिन याद आ जाते हैं और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी फूड आइटम का हद से ज्यादा सेवन करना गलत बात है, क्योंकि वो हमेशा नुकसानदायक ही साबित होता है। बरखा अपने बेटे करण और बहू वंदना के साथ रहा करती थी। वंदना बहुत लालची होती है और वो बरखा के खिलाफ करण के कान भरती है। करण, मैं तुम्हें बोल दे रही हूँ, इस बुढ़िया का बोझ अब हम और सह नहीं सकते। अरे जीना दुश्वार हो गया है मेरा, इसकी सेवा कर करके मैं पागल हो गई हूँ। तुम ही सोचो ना, ये बस कुछ दिनों की मेहमान रह गई है, लेकिन हमें हमारे आने वाले बच्चे और भविष्य के बारे में भी तो सोचना होगा ना। बोलो। हाँ वंदना, तुम सही कह रही हो, हमें भी हमारे भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। माँ का बोझ मैं और सहन नहीं कर सकता। तो चालाकी से उनसे जायदाद का सारा हिस्सा तुम्हें हड़पना होगा, क्योंकि फिर हम उन्हें घर से बाहर तो निकाल देंगे, लेकिन जायदाद को नहीं छोड़ेंगे, समझे? लेकिन हम ये कैसे करेंगे? तुम मत सोचो कुछ, तुम्हारी अकल तो बचपन से ही घास चरने गई है। हाँ। वंदना अब बेचारी बरखा से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कैसे करवाऊं इसकी योजना बनाना शुरू करती है। वंदना बहू, मुझे हल्दी का दूध दे दे, बहुत खांसी आ रही है और सर्दी हो गई है। बहू, दूध में लौंग और इलायची भी डालना। ओ बढ़िया, मुझे क्या तूने अपनी नौकरानी समझ रखा है? हाँ, मैं तेरे नखरे उठाने के लिए यहाँ पर खाली नहीं बैठी हूँ तेरे लिए, समझी ना? लेकिन वंदना बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो तुझे एक सास होने के नाते ये बोल रही हूँ। चुप हो जा, तू मेरी सास नहीं है। चल चल, इस बिस्तर से उठ जा। वंदना बरखा को गुस्से से बिस्तर से उठाती है और उससे बहुत सारा काम कराती है और खुद जैसे मालकिन हो, और उससे वो नौकरों की तरह काम करवाती है और खूब बुरी तरह पेश आती है। वंदना को बरखा पर इतना अत्याचार करते देख बेटा करण तक कुछ नहीं बोलता। ए बुढ़िया, चल जल्दी से हम दोनों को खाना परोस, और हाँ, अचार और दही भी लाना साथ में। ठीक है बहू, लाती हूँ। बरखा दाल मखनी बनाकर दोनों बहू बेटे को परोसती है। जो भी बोलो, तू तो कलमुही, लेकिन तेरे हाथ की दाल मखनी ने मेरे दिल को मक्खन की तरह पिघला दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बदल गई हूँ। तू इस घर की नौकरानी ही बनकर रहेगी। तुझे अगर यहाँ रहना है तो तुझे काम करना होगा, समझ गई? वंदना और करण पहले खाना खाते हैं और फिर उसके बाद रसोई में ठंडी फर्श पर बैठकर बरखा खाना खाती है। बरखा एक दिन बहुत बीमार हो जाती है और वो बेटे करण से विनती करती है। करण बेटा, तबीयत बहुत खराब है, बदन टूट रहा है, ऐसे में मुझे आराम की जरूरत है। अपनी बीवी को समझाओ ना कि मुझे आराम करने दे। नहीं माँ, आप आराम नहीं कर सकती। चलिए उठिए और काम पे लगिए। खाना, कपड़े, बर्तन, घर की सफाई, आंगन की सफाई, ढेर सारे काम पड़े हैं। उन सबको क्या पड़ोस की विमला चाची आकर निपटाएंगी? हाँ, चल चल, ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर और सीधे तरीके से उठ जा, वरना खाल उधेड़ कर रख दूंगी तेरी, समझी? करण और वंदना दोनों भी बरखा से काम करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी बीमार हालत के कारण बरखा बिस्तर पकड़कर ही बैठ गई थी। ओफो, ये बुढ़िया अब हमारे किसी काम की नहीं है करण। इससे अब ना घर का कोई काम भी नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका काम तो अब तमाम ही करना पड़ेगा बस। वंदना बरखा से जबरदस्ती जायदाद के कागजों पर दस्तखत करवाती है। ए बुढ़िया, चल चल, जल्दी से इन कागजों पर दस्तखत कर दे, समझी? लेकिन बहू, ये कौन से कागज हैं? इनमें क्या लिखा है? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तू क्या करवाना चाह रही है? जितना कहा है ना उतना कर। ले, ये पेन पकड़ और दस्तखत कर जल्दी से। बरखा उन कागजों पर दस्तखत करती है और फिर उसके बाद वंदना और करण बरखा का सारा सामान घर के बाहर फेंक देते हैं और बरखा को भी बीमार स्थिति में धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं।
तुझे क्या लगा वो कोई मामूली कागज नहीं है, जायदाद के कागज थे। अब हमें आपसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। अब आप जियो या मरो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत करो बच्चों, मैं इस अधेड़ उम्र में कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। मेरा इस दुनिया में तुम दोनों के अलावा कोई और नहीं है। रुको बच्चों, मेरी बात तो सुनो। बरखा बिलक बिलक कर विनती करती रहती है, लेकिन वंदना और करण दरवाजा बंद कर देते हैं। कड़ाके की ठंड में बेचारी बरखा दर दर भटकती फिरती है। कपकपाते हुए वो सड़क के एक फुटपाथ पर ही सो जाती है। अगली सुबह वो पूरे गांव में नौकरी की तलाश करती है। बेटा, कुछ काम हो तो दे दो, मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। दाल मखनी तो बखूबी बना लेती हूँ। कम पैसे में रख लोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन मुझे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। अम्मा, माफ कीजिएगा, दरअसल वो मेरे ढाबे पर फिलहाल किसी भी कुक की जरूरत नहीं है। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। बरखा निराश हो जाती है। वो पूरे गांव में नौकरी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी नौकरी पर नहीं रखता। वो अपनी झोपड़ी में चली आती है और रात में अलाव जलाकर फिर से भूखे पेट ही सो जाती है। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के रास्तों से गुजर रही होती है, तभी वो देखती है कि पानी पूरी, आलू चाट, समोसे, चाउमीन, इन सब के ठेले लगाए हुए हैं और वहां पर काफी भीड़ भी है। ये दृश्य देखकर बरखा को सूझता है कि क्यों ना मैं भी अपना एक दाल मखनी बेचने का ठेला खोल लूं, क्योंकि इन ठेलों पर ग्राहकों की इतनी भीड़ जमी हुई है। मतलब लोग ठेले का खाना पसंद करते हैं। हाँ, मैं अब यही करूंगी। बरखा उधारी पर सारा सामान लेती है और बम्बू से अपना छोटा सा ठेला लगाती है और फिर दाल मखनी बेचना शुरू करती है। कुछ ही घंटों में उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। दाल मखनी ले लो, दाल मखनी, इतनी स्वादिष्ट के दीवाने बन जाओगे। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। आहा, क्या स्वादिष्ट और मजेदार दाल मखनी बनाई है बरखा दादी आपने तो। मजा ही आ गया। वाकई में आपके हाथों में जादू है, जादू। वरना आजकल की मिलावट से भरी दुनिया में इतनी शानदार और दिल खुश करने वाली दाल मखनी कहीं नहीं मिलती। बड़े से बड़े महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं। शुक्रिया बेटा, खाओ, आराम से खाओ। ये लो, पानी भी ले लो। बरखा अपना काम बहुत ही ईमानदारी और नेकी के साथ करती है और दिन भर में उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। कुछ युवक उसका दाल मखनी बनाते वक्त वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, जिसके बाद लाखों की संख्या में लोग उस वीडियो को देखते हैं और उसे बेहद पसंद भी करते हैं और दूर दूर से लोग बरखा की दाल मखनी खाने आते हैं। ऐसे ही एक दिन एक अमीर आदमी आता है और बरखा से मिलकर कहता है, नमस्ते बरखा जी, मैं विवेक खन्ना, भारत का जाना माना मास्टर शेफ। मैंने सुना है कि आपके दाल मखनी ने पूरे सोशल मीडिया पर अपना राज चला रखा है। चलिए जरा आज मैं भी तो चक्कर देखूं। जी क्यों नहीं, ये लीजिए, मैं अभी परोसती हूँ आपको। बैठिए ना, उस कुर्सी पर बैठ जाइए। मास्टर शेफ विवेक बरखा के हाथ की दाल मखनी खाते हैं और वो उसकी दाल मखनी के फैन हो जाते हैं। वाह, ऐसी दाल मखनी तो मैंने पूरे पंजाब में भी नहीं चखी। बरखा जी, आप तो फूड इंडस्ट्री की कोहिनूर निकली। आपकी जगह यहाँ पर नहीं, बड़े बड़े कुकिंग टीवी शोज में है। और फिर यहाँ से शुरू होता है बरखा के आगे बढ़ने की दास्तान। बरखा अब टीवी पर कुकिंग और रियलिटी शोज में आने लगती है और ऐसे ही बहुत सारे पैसे कमाती है। वो अपना खुद का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलती है जिसका नाम होता है दादी की रसोई। वहीं वंदना और करण दोनों का बिजनेस ठप हो जाता है और दोनों भी रास्ते पर आ जाते हैं। एक दिन दोनों बरखा के बड़े बंगले के बाहर भीख मांगते हुए कहते हैं, माँ जी, हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। तुम दोनों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया हो, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। सिक्योरिटी, इन्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल दो। सिक्योरिटी गार्ड्स वंदना और करण को धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं और बरखा अपने जीवन में भरपूर तरक्की प्राप्त करती है और अपने सपनों को पूरा करती है।
भीमनगर कहकर एक गांव में प्रमोद अपनी बीवी मिथिला के साथ रहा करता था। उन दोनों को एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम पीहू था। मिथिला रोजाना प्रमोद को कढ़ी चावल बनाकर देती थी और प्रमोद उस कढ़ी चावल को साइकिल पर रख के स्टेशन पर बेचने जाया करता। कढ़ी चावल स्वादिष्ट और गर्मा गर्म कढ़ी चावल, 10 रुपए पर प्लेट। आइए आइए, कढ़ी चावल अपने दिन की शुरुआत को मजेदार बनाइए और ट्रेन की यात्रा को यादगार बनाइए। खाकर ये कढ़ी चावल को खाने के लिए ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती और सभी को कढ़ी चावल बहुत ही स्वादिष्ट लगता। अरे वाह वाह, बहुत ही उम्दा बना है कढ़ी चावल, मुझे तो इससे खाकर मजा ही आ गया। हाँ प्रमोद भाई, इस कढ़ी चावल को खाकर तो मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गई। मेरी स्वर्गवासी दादी भी ऐसे ही कढ़ी चावल बनाती थीं। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई साहब। दरअसल ये कढ़ी चावल मेरी बीवी बनाती है और गरम कंटेनर में रखकर मैं उन्हें यहाँ स्टेशन पर बेचने ले आता हूँ। इसलिए सारी मेहनत और आपकी तारीफों के काबिल वही है। मैं तो बस बेचने का काम करता हूँ। अरे जो भी हो, भाभी दुनिया के नंबर 1 कढ़ी चावल बनाती हैं सच में। दिन भर प्रमोद के कढ़ी चावल बिकते और वो ढेर सारे पैसे कमाता। उसका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन गांव का एक चोर उसे दूर से ही एक पेड़ की डाली पर बैठकर दूरबीन से देखता है। उस चोर का नाम कल्लू होता है। अच्छा, ये गरीब कढ़ी चावल बेचने वाला असल में इतना भी गरीब नहीं है। दिन भर ये स्टेशन के पास खड़े रहकर कढ़ी चावल बेचता है और हजारों रुपए कमा लेते हैं दिन में। बेटा, अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी लम्हे जी ले, क्योंकि अभी ये कल्लू करेगा तुझ पर अटैक और ले लेगा तेरी जगह, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कल्लू अगले ही दिन शाम में जब प्रमोद घर जा रहा होता है तभी उसे अगवा कर लेता है और उसे जान से मारकर गांव की एक पुरानी नदी में फेंक देता है। सुना है इस नदी में कई सारे समुद्री जानवर हैं। बस अब वो सारे इस प्रमोद के बच्चे को खा जाएं, फिर तो इसकी लाश भी नहीं मिलेगी और ये जाएगा सीधे उन समुद्री जानवरों के पेट में। चोरी करके भी मैं दिन में इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता हूँ जितना ये कढ़ी चावल बेचकर कमा लेते हैं, इसलिए मुझे ये खतरनाक तिकड़म अपनानी पड़ रही है। कल्लू अगली सुबह प्रमोद के घर जाता है और उसकी बीवी मिथिला से कहता है। मिथिला भाभी नमस्ते, मैं कल्लू, मैं प्रमोद भाई का चचेरा भाई। वो दरअसल उन्हें किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने आपको संदेश देने बोला है कि वो जल्दी वापस आएंगे और तब तक कढ़ी चावल को जो बिजनेस है उसे मैं संभालूं, ऐसा भी कहा है उन्होंने। अच्छा, ऐसी बात है क्या? इन्हें कह रही थी फोन लेकर जाओ, लेकिन नहीं लेकर गए। अब मैं इनसे बात कैसे कर पाऊंगी? उन्होंने कहा कि उनकी चिंता मत करो, वो जल्द ही लौट आएंगे। चलिए चलिए, वक्त जाया मत कीजिए और कढ़ी चावल के डिब्बे दे दीजिए, जाकर बेचने हैं स्टेशन पर। हाँ हाँ हाँ, अंदर आओ ना, मैं अभी सारे डिब्बे पैक कर देती हूँ। क्रूर कल्लू कढ़ी चावल के बड़े बड़े डिब्बों को लेकर साइकिल पर रखता है और स्टेशन पर कढ़ी चावल बेचने निकल जाता है और दिन भर में वो बहुत सारे पैसे कमा लेता है। ग्राहक कल्लू से जब प्रमोद के बारे में पूछते हैं तभी, अरे भैया, प्रमोद भाई कहाँ चला गया और तुमने उसकी जगह कैसे ले ली? तुम उसके रिश्तेदार हो क्या? हाँ भाई साहब, मैं प्रमोद जी का चचेरा भाई हूँ कल्लू। उन्हें किसी जरूरी काम के कारण गांव से बाहर जाना पड़ा, इसलिए अगले कुछ दिनों तक मैं ही उनकी जगह पर कढ़ी चावल बेचूंगा। भाभी बनाकर देंगी और मैं बेचूंगा। अच्छा अच्छा, अब समझ आया। वैसे तुम भी बहुत नेक और ईमानदार लगते हो, बिल्कुल अपने भाई प्रमोद की तरह। तुम्हें कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तुम पड़ोस के गांव रौनकपुर में रहते हो क्या? कल्लू असलियत में रौनकपुर में ही चोरी करता था और उस ग्राहक की ये बात सुनकर वो एक पल के लिए बहुत घबरा जाता है और उसके हाथ पांव और माथे से पसीना छूटने लगता है। फिर वो हिम्मत से बदले में जवाब देता है। नहीं नहीं भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी या फिर नजर का धोखा। मैं तो शहर में रहता हूँ, हाल ही में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। अच्छा अच्छा, शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे ही कोई गलत फहमी हो गई होगी।
जैसे तैसे कल्लू यहाँ पर बच जाता है। फिर अगले दिन जब कल्लू मिथिला के पास कढ़ी चावल लेने जाता है, तभी मिथिला उसे कहती है, कल्लू भाई, देखो तुम्हें मैं पहले से ही बता देती हूँ कि हर 15 दिन में तुम मुझे जितने सारे पैसे कमाए हैं ना, उनका आधा हिस्सा दोगे। आधा तुम रख लेना, क्योंकि मेरे साथ साथ तुम्हारी भी दिन भर की मेहनत जा रही है ना, इसीलिए। ठीक है मिथिला भाभी, जैसे आप कहो। कल्लू कढ़ी चावल लेकर निकलते वक्त मन ही मन खुद से कहता है, मैं और सारे पैसे तुझे दे दूं? इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं तो ये सारे पैसे अपने पास रखूंगा और 15 दिन में हजारों रुपए कमाकर भाग जाऊंगा और फिर ऐसे ही ऐश करूंगा। कल्लू जितने भी पैसे कमाता उन्हें अपने पास ही संभाल कर रखता। बेचारी मिथिला और पीहू दोनों ही इस आशा में रोज बैठकर इंतजार करते कि प्रमोद कब आएगा। माँ, पापा कब आएंगे? मुझे उनके साथ खेलना है। कितने दिन हो गए हैं, उन्होंने मुझे कोई कहानी भी नहीं सुनाई। पीहू बेटा, निराश मत हो। पापा किसी जरूरी काम से दूसरे गांव गए हैं, वो जल्द लौट आएंगे। और ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी गुड़िया के लिए तोहफे और खाने के लिए मिठाइयाँ जरूर लाएंगे। सच्ची? हाँ मेरी प्यारी दुलारी बिटिया रानी, चल जाकर तेल की शीशी ले आ। बाल देख कैसे रस्सी की तरह हो गए हैं। आज तो तेरी जम के चंपी करूंगी और फिर कल सुबह के कड़ी चावल की तैयारी करूंगी। ओफो, ठीक है माँ, ये लो। मिथिला पीहू की चंपी करती है और उसे स्नेह देती है ताकि उसे पापा की कमी महसूस ना हो। वहीं एक शाम सूरज ढलने के बाद अंधेरे में कल्लू जब साइकिल से घर जा रहा होता है, तभी उसके रास्ते के बीच में प्रमोद आ जाता है, जो एकदम खूंखार तरीके से उसे घूर रहा होता है। प्रमोद को यूं अचानक देखकर कल्लू एकदम से डर जाता है और वो साइकिल से गिर पड़ता है। तुम जिंदा कैसे बच सकते हो? मैंने तो तुम्हें मार डाला था। नहीं, लगता है ये उस प्रमोद का भूत है। बचाओ! कल्लू इतना घबरा जाता है कि वो जमीन से उठ भी नहीं पाता है और लेटे लेटे ही वो पीछे की ओर खिसकने लगता है। प्रमोद उसके पास धीरे धीरे आने लगता है। कल्लू का कलेजा कांप उठता है। कल्लू जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से वहां पर और एक आदमी आ जाता है। हूबहू प्रमोद जैसा ही वो दिखता है। दो प्रमोद को देखकर कल्लू पूरी तरह से डर जाता है और कांपने लगता है। नहीं, बचाओ, कोई है, भूत भूत भूत। कल्लू उठकर भागने लगता है कि तभी भागते भागते उसे पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ लेते हैं और उसके हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं। अब तेरा खेल खत्म, मूर्ख आदमी। रौनकपुर में चोरी करने के बाद अब तो इस गांव के गरीबों को भी लूटने आया है क्या? तभी वहाँ दोनों प्रमोद, मिथिला और पीहू भी आते हैं। ये विनोद है, मेरा जुड़वा भाई। उस दिन जब तूने मुझे जान से मारने के लिए छुरी से वार किया, तभी मैं मरा नहीं था। तूने मेरी सांसें चल रही हैं ये नहीं देखा और ये देखे बिना ही मुझे नदी में फेंक दिया। लेकिन किसे पता था कि बचपन से एक माहिर तैराक का खिलाड़ी उस दिन उस बुरी हालत में भी तैरकर उस गहरी नदी से बाहर निकल जाएगा। मैंने फिर षड्यंत्र रचने की ठानी और तुम्हें उसमें फंसाया, मेरे जुड़वा भाई के साथ मिलकर। इंस्पेक्टर साहब, इस दरिंदे को तो कड़ी से कड़ी सजा देना। पुलिस इंस्पेक्टर कल्लू को अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाते हैं और फिर उस दिन के बाद से दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे के साथ मिलकर कढ़ी चावल का बड़ा ढाबा खोलते हैं और खूब तरक्की करते हैं। चंद्रपुर में 14 साल का राजू अपनी विधवा माँ इंदु संग रहता था। अपने पति के जाने के बाद इंदु ही अपने बेटे राजू को संभालती है और घर घर जाकर चूल्हा चौका करके अपना और राजू का पेट भरती है। एक दिन गांव में मेला होता है और राजू अपनी माँ इंदु के साथ उस मेले में जाता है। मामा, वो देखो, वो झूला कितना शानदार है ना। चलो ना, पहले बुढ़िया के बाल खाते हैं। चलो ना माँ, चलो ना। हाँ राजू बेटा, चलो। तुम मानोगे थोड़ी ना।
इंदु और राजू बुढ़िया के बाल खाते हैं और तभी अचानक से मेले में खिलौने के स्टॉल में आग लग जाती है, जो बुरी तरह मेले के चारों तरफ से फैलने लगती है और पूरा मेला धू धू कर जलने लगता है। सभी गांव वाले अपनी जान बचाते हुए यहाँ से वहां भागने लगते हैं। बचाओ बचाओ, आग आग! हर तरफ घनघोर धुआं फैल जाता है और उस धुएं में राजू और इंदु दोनों माँ बेटे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। राजू 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 बेटा कहाँ चला गया? राजू! वहीं दूसरी ओर राजू भी इंदु को ढूंढते हुए चिल्लाते रहता है। माँ 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 कहाँ चली गई आप? माँ! हर तरफ से धक्का मुक्की होने लगती है और राजू उस भीड़ में गिर जाता है और लोग राजू के बदन पर सर पैर रखकर भागते हैं, जिससे उसे बहुत चोट आती है और वो दर्द से कराहने लगता है। आ आ उस भीड़ में पुलिस सभी लोगों को बचाने लगती है और राजू भी हिम्मत करके उठता है और आगे भागने लगता है। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं। राजू भागते भागते किसी दूसरे गांव में चला जाता है और वहां पर वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को कचरे में पाता है। उसके पास सिर्फ कचरा कचरा, कूड़ा ही कूड़ा फैला होता है। ये मैं कहाँ आ गया? कल रात को मेले में मेरी माँ मुझसे अलग हो गई थी। मुझे मेरी माँ को ढूंढना होगा। वो बहुत परेशान हो गई होंगी। माँ माँ, आपका बेटा, आपका राजू आ रहा है आपके पास। माँ! राजू अपनी माँ इंदु को ढूंढने के लिए फिर से मेले की जगह पर जाता है। पूरा गांव भटकता रहता है, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। वो आस पड़ोस के गांव वालों को भी अपनी माँ के बारे में पूछता है, फिर भी उसे उसकी माँ नहीं मिलती। अरे बेटा, तेरी माँ उस मेले में जल गई होगी। आधे गांव वाले उस मेले में मर गए। भूल जा तू अपनी माँ को अब। हाँ राजू, जिंदा लोगों को पुलिस ने एम्बुलेंस में डाला था। अगर तेरी माँ जिंदा बचती तो वो भी तेरी तरह तुझे पूरे गांव में ढूंढती। भूल जा बेटा, अब तेरी माँ तेरे पास कभी नहीं आएगी। झूठ झूठ है ये सब। मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है। वो जिंदा होंगी। देखना आप सब, मैं अपनी माँ को ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजू अपनी माँ को ढूंढने की तलाश शुरू करता है। बेचारा अब बेघर हो चुका था। माँ के बिना वो सड़क पर ही रहने लगा। उसे भूख लगती तो वो किसी ढाबे के बाहर देर तक खड़ा होता। ये ढाबे वाले काका मुझे खाना जरूर देंगे। मुझे भूख लगी है। अभी इनके ढाबे के बंद होने का समय भी हो गया है। यहाँ पर रुकता हूँ। ढाबे वाला अपने ढाबे को बंद करने के लिए बाहर आता है। तभी राजू उसके पास जाता है और विनती करता है। ढाबे वाले काका, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज का बचा हुआ खाना दे दो ना। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अरे ओ बुड़बक, चल पहुंच यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। कुत्ते बिल्लियों को खाना डाल दूंगा, उसमें से ही खा लियो जो खाना है। ढाबे वाला राजू पर गुस्से से चिल्लाता है और उसे अपने ढाबे से दूर भगाता है। ढाबे वाला कुत्तों को खाना डालता है और राजू उसी खाने में से रोटी निकालने की कोशिश करता है। तभी कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं और राजू उनसे डर जाता है और भागने लगता है। वो सभी कुत्ते भी उसके पीछे पीछे तेजी से भागने लगते हैं। नहीं, कोई बचाओ मुझे इन जंगली कुत्तों से। आ! राजू तेज रफ्तार से भागते भागते एक पेड़ की डाली पर चढ़ जाता है और कुत्ते उस पर चढ़ नहीं पाते। वो कुछ देर तक भौंकते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। जान बची लाखों पाए, लेकिन मेरा खाना, अब मैं क्या खाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही है। माँ, आप कहाँ चली गई हो? मुझे आपके हाथ का दाल चावल बहुत याद आ रहे हैं। राजू को बहुत भूख लगी थी और वो पेड़ के फल को तोड़कर ही खा लेता है, लेकिन फल खराब होने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो रात में ठंड में कांपने लगता है। रोजाना वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाता और निराश होकर रात में फुटपाथ पर सो जाता। वो हर जगह जाकर लोगों से खाना मांगता, लेकिन कोई भी उसे खाना नहीं देता। सब उसे मारकर भगा देते। वो अब कचरे में से खाना ढूंढने लगता है। मुझे कहीं पर भी खाना नहीं मिल रहा है, ना ही मेरी माँ मिल रही है। ये क्या हो गया है भगवान जी? दिन ब दिन यही चलता रहा तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी और मैं जिंदा नहीं बचूंगा।
और वहीं होने लगता है। राजू को खाना ना मिलने के कारण उसकी तबीयत दिन ब दिन बहुत खराब होने लगती है। वो पहले से भी ज्यादा पतला हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके बदन की हड्डियां साफ साफ दिखने लगी थी। एक दिन वो यूं ही रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक बेबी प्रैम रोड के बीच से चला जा रहा है और उसमें एक नन्हा बच्चा है जो रो रहा है और सामने से एक ट्रक भी आ रहा होता है। नहीं, ये प्रैम तो रास्ते के बीचों बीच से है। अरे इसमें नन्हा बाबू भी है। ट्रक उस प्रैम को ठोके उससे पहले राजू तेजी से रास्ते के बीच दौड़ते दौड़ते आता है और उस प्रैम को आगे ढकेलते हुए रोड के कोने में लाता है। इस तरह राजू उस बच्चे को बचाता है। उस बच्चे के अमीर माँ बाप वहां रोते हुए आते हैं। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर सही समय पर तुम हमारे बच्चे को नहीं बचाते तो ना जाने क्या हो जाता। हाँ बेटा, हम तुम्हारी जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। धन्यवाद बेटा। साहब, आपके बच्चे को बचाना इंसानियत के नाते मेरा धर्म था। अमीर आदमी खुश होकर राजू को अपने घर ले जाता है और तभी राजू देखता है कि उसकी माँ इंदु उस अमीर आदमी के घर पर नौकरानी का काम करती हैं। माँ! राजू! दोनों माँ बेटे भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे को कस के गले लगाते हैं। ओह, तो इंदु, तुम्हारा बच्चा जो खो गया था वो यही लड़का है? हाँ सेठ जी। इंदु, आज तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चे की जान बचाई है। बहुत होनहार और बहादुर है तुम्हारा बेटा। अमीर आदमी राजू को एक संदूक भरकर सोना चांदी और पैसा देता है। ये रख लो बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार। और इस तरह दोनों माँ बेटे का मिलन हो जाता है और राजू उन पैसों से एक बड़ा बंगला बनवाता है और कड़ी मेहनत करके एक बड़ा आदमी बनता है और अपनी माँ इंदु के नाम से गरीबों के लिए स्कूल और आश्रम खोलता है और उन्हें मुफ्त में खाना भी देता है।